हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर। अगर हमें ओर से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो टोटल हम यहाँ पे 5 प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने सामने लिखे हुए हैं। तो पहला प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। सेकेंड है पुल्वराइजेशन, थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और फोर्थ है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ओर, एंड फिफ्थ है प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम पहले फर्स्ट प्रोसेस से बात करें तो चलिए फर्स्ट प्रोसेस से शुरू करते हैं और लास्ट तक जाएंगे प्यूरिफिकेशन तक आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब जो ओर हमें मिली है, जो बड़े बड़े पीसेज हमें ओर के मिले हैं, हम क्या करते हैं, हम उन ओर के बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं बाय क्रश एंड ग्राइंडिंग। मतलब क्रश का मतलब क्या होता है, चूरना, उसको तोड़ना, ठीक है। तो तोड़ मरोड़ के हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप देखो, फर्स्ट प्रोसेस कितना इजी था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो भी गया, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है पुल्वराइजेशन। पुल्वराइजेशन का मतलब होता है कि जो ओर के स्मॉल पीसेस होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आटा मिल होती है ना, फ्लोर मिल होती है, ऐसी बॉल मिल और स्टैम्प मिल की मदद से हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे पीसेस, ओर के छोटे छोटे पीसेस को हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया पुल्वराइजेशन। थर्ड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ध्यान से समझेंगे। पहले समझेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है, कि कंसंट्रेशन करने से क्या मतलब है, ठीक है। तो जो ओर है, सबसे पहला काम होता है कि उस ओर में से इम्प्यूरिटी को रिमूव करना, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम और इस कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। और जो अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं गैंग और फ्लक्स, गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या फिर गैंग। अब अगर हमें किसी ओर में से, जो पाउडर फॉर्म में जो ओर है उसमें से अगर हमें इम्प्योरिटी को निकालना है तो कितने तरीके से हम इम्प्योरिटी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास हैंड पिकिंग। क्या आता है, हैंड पिकिंग। तो पहला मेथड है हैंड पिकिंग, मतलब हैंड से पिक करके, जैसे चावल में से पत्थर वगैरह निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ओर में से क्या करो, इस तरह से इम्प्योरिटी को निकाल दो और फेंक दो। सेकेंड मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, ये किस चीज के पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और किस टाइप के और के लिए सुटेबल होता है। तो ये सुटेबल होता है ऑक्साइड और के लिए। कौन से और के लिए सुटेबल होता है, ऑक्साइड और के लिए, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो ओर है और जो गैंग है, मतलब जो मेटल हमारे पास है और जो गैंग है, जो इम्प्यूरिटी है, उसकी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। उसकी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अक्सर हमने देखा है जब नदी वगैरह आती है तो नदी वगैरह में जो कचरा होता है, जो लाइट वेट कचरा होता है, वो क्या होता है, पानी के साथ, फ्लो के साथ क्या होता है, निकल लेता है, बह जाता है, ठीक है। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं पे जैसे रेत वगैरह होती है ना, बह के आती है और नीचे इस तरह से फ्लैट हो जाती है बिल्कुल। तो रेत वगैरह के पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं आराम से। तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग। अगर इसे मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, देखिए कि जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने इस तरह से एक सरफेस लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, और के पार्टिकल्स को इस तरह से यहाँ पे और को डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इस और में मैंने एक पूरी तेज से पूरी पावर जेट स्टीम जो है, वाटर की जो स्ट्रीम एकदम से यहाँ पे मारी, स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब पानी का तेज बहाव यहाँ पे डाला। तो जैसे ही मैं इस और पे पानी के तेज बहाव डालूंगा तो और में जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, अब देखिए दो चीज से मिलकर बनी है और, एक तो है मेटल, ठीक है, या और बोल सकते हैं जिसे हम और एक है इम्प्यूरिटी जिसे हम गैंग बोलते हैं। तो इन दोनों की डेंसिटी में क्या है, अंतर है। ये प्रिंसिपल, ये मेथड तभी लगेगा कब, कि जब और गैंग पार्टिकल की डेंसिटी में डिफरेंस होगा अच्छा खासा। तो डिफरेंस होने का मतलब एक लाइट वेट होगी और एक हैवी वेट होगी। तो जो लाइट वेट होगी वो पानी के साथ क्या होगी, बह जाएगी, ठीक है, इस तरह से फ्लो हो जाएगी। लेकिन जो हैवी वेट है वो यहाँ, कुछ यहाँ पे रुक जाएगी, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी और कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों में से जो चीज लाइट वेट होगी वो क्या होगी, पानी के साथ नीचे चली जाएगी, जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है पानी वहां पे चली जाएगी, और बाकी जो हैवी वेट है वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस पे, प्रिंसिपल पे प्रोसेस काम करता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, जो पाउडर्ड ओर है उसको हम रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर से ट्रीट करते हैं। तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो हैवियर और पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं।
इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा सिलिका इम्प्यूरिटी। जैसे टिन स्टोन होता है ना, अब ये तो हम करके नहीं देख सकते कि ये करके ना ही दिखा सकते हैं कि कैसे टिन स्टोन में से सिलिका इम्प्यूरिटी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एग्जाम्पल ये है इसका, जैसे टिन स्टोन में से अगर हमें सिलिका इम्प्यूरिटी को हटाना है, SnO2 में से SiO2 को अगर हटाना है, तो हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अगला प्रोसेस जो है इम्प्योरिटी हटाने का, वो आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या आता है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये मेथड जो होता है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जो और जो गैंग है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। मतलब या तो और मैग्नेटिक होगी या फिर इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होगी। मतलब दोनों में से एक को मैग्नेटिक होना पड़ेगा और दूसरी को नॉन मैग्नेटिक होना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से एक बेल्ट वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, इस पुली टाइप की ले लेते हैं। इस पुली पे एक बेल्ट जो है वो मूव कर रही होती है इस तरह से कंटिन्यूअसली। ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरह से पिलर होता है और यहाँ पे होता है मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब ये बेल्ट इस तरह से मूव करती है, बेल्ट इस तरह से मूव कर रही है और इधर से पीछे जा रही है, इस तरह से मूव कर रही है बेल्ट, तो जब बेल्ट मूव करती है तो हम क्या करते हैं, जो पाउडर्ड ओर है वो इसके ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो जब ये पाउडर ओर इस तरह से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है। तो जो मैग्नेटिक पार्ट चीज होगी, अब चाहे वो और मैग्नेटिक हो या फिर इम्प्यूरिटी मैग्नेटिक हो, लेकिन जो भी मैग्नेटिक पार्ट होगा वो इस तरफ गिरेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो वो इस तरफ गिरेगा। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होगा वो फ्लो की वजह से यहाँ पे गिरेगा। समझ रहे हो? जैसे इस तरह से आया तो पानी इसी तरह से तो गिरता है इस तरह से, तो ऐसे ही और भी ऐसे जाएगी, लेकिन उस और में जो चीज मैग्नेटिक होगी वो मैग्नेट की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो एक चीज इधर इकट्ठी हो जाएगी, एक चीज इधर इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से और इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन आइदर द ओर इज मैग्नेटिक और द इम्प्यूरिटी आर मैग्नेटिक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने समझाया कि द ओर इज अलाउड टू फॉल ऑन अ मूविंग रबर बेल्ट सच दैट वन पुली हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद इन इट। द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल फॉल डाउन डायरेक्टली बट द मैग्नेटिक पार्टिकल क्लिंग्स टू द बेल्ट एंड फॉल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम दी पुली। तो जो मैंने समझाया वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है हम पे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए ग्रीन पेन से मैंने लिख रखा है कि इस मेथड से सिर्फ हम सल्फाइड और को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच और इज एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ का मतलब होता है झाग। ठीक है, जैसे कपड़े धोते हैं झाग होता है ना, उसी को फ्लोट का मतलब होता है तैरना। फ्रोथ का मतलब होता है झाग और फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो ये प्रोसेस नाम से क्लियर है कि कहीं झाग और कहीं तैरने से रिलेटेड है, तैरने से। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम कौन सी ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सल्फाइड ओर को, सिर्फ सल्फाइड ओर को। तो इसलिए अलग पेन से लिखा है हाईलाइट करके। ये प्रोसेस बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे। कहने का मतलब जो वेटिंग प्रोसेस पे बेस्ड होता है और मैट्रिक्स के। मतलब एक जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज पानी के थ्रू वेट हो रही है, कोई चीज ऑयल के थ्रू वेट हो रही है। तो जैसे अगर किसी चीज पे हम ऑयल अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसको हम पानी में डाल देते हैं, तो वो पानी उस चीज के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, ऑयल की लेयर है। बिल्कुल वैसे ही होता है, ये प्रोसेस बेस्ड होता है डिफरेंस इन द वेटिंग प्रोसेस ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो गैंग पार्टिकल्स होती है उसे हम वाटर के साथ वेट कर देते हैं, और जो और पार्टिकल्स होते हैं उसे हम ऑयल के साथ वेट कर देते हैं। ठीक है, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उसको हम वाटर के साथ वेट कर देते हैं और पार्टिकल्स को ऑयल के साथ वेट कर देते हैं। कहने का मतलब ये प्रोसेस तभी काम करता है जब एक चीज जो है वो ऑयल के साथ वेट हो और एक चीज अपने आप किसके साथ हो, वो वाटर के साथ। ऐसा ना हो कि दोनों चीज वाटर के साथ वेट हो गए या फिर दोनों ही चीज ऑयल के साथ वेट हो गई, क्योंकि उस केस में अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा ऑयल के साथ वेट होनी चाहिए और एक चीज वाटर के साथ। समझ रहे हो ना? फिर हम क्या करते हैं, साथ ही साथ उसमें कलेक्टर भी मिला देते हैं, पॉइन ऑयल या फैटी एसिड वगैरह को हम मिला देते हैं उस एक्वस सस्पेंशन में। और एक्वस सस्पेंशन कुछ इस तरह का होता है। एक्वस सस्पेंशन हमारे पास इस तरह से, ये एक्वस सस्पेंशन है और यहाँ पे क्या है, एक पैडल लगा हुआ है इस तरह से, ये एक पैडल लगा हुआ है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा होल है। हम जब ये और जो इम्प्यूरिटी है उसको हमने क्या किया, हमने इम्प्यूरिटी को वाटर के साथ वेट हो गई इम्प्यूरिटी, और जो और है वो ऑयल के साथ वेट हो गई। ठीक है, मतलब और जो है उस पर ऑयल क्लिक्ड है और गैंग पार्टिकल के साथ कौन क्लिंक है, वाटर क्लिंक है। ठीक है, चिपका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम एक रोटेटिंग पैडल की मदद से क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं। साइकिल का पैडल होता है ना, बिल्कुल उस तरह से इस मिक्सचर को रोटेट करते हैं। और जब ये मिक्सचर रोटेट होगा, साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक थोड़ा सा होल ओपन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे होल होगा उसको ओपन कर देते हैं ताकि एयर जो है वो अंदर की तरफ जाए। और जैसे ही एयर अंदर की तरफ जाती है,
जो और पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं और गैंग पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं, बॉटम पे रह जाते हैं। और पार्टिकल्स जो है वो झाग की फॉर्म में, फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जो गैंग पार्टिकल्स है वो नीचे ही रह जाते हैं वाटर की लेयर में, एक्वस लेयर में। और जो ऑयल वाले पार्टिकल्स थे और जो ऑयल के साथ वेट हुए थे वो झाग की फॉर्म में क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उस ऑयल ने क्या किया, फ्रोथ की फॉर्मेशन करी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस तभी काम होगा। एक्चुअल में कॉपी में समझाना प्रोसेस को बहुत, अगर ये 3D फिगर यहाँ पे बन पाती तो बहुत इजी हो जाता समझाना, लेकिन तभी भी कोशिश करना है कि जो और पार्टिकल्स है वो किसके साथ वेट हुए हैं, वो ऑयल के साथ, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ। फिर हमने उसमें कलेक्टर वगैरह ऑयल भी मिला दिया है, पाइन ऑयल, फैटी एसिड वगैरह, एक्वस सस्पेंशन है। फिर हमने क्या किया है, उस मिक्सचर को इस तरह से रोटेट किया है पैडल से, और उसकी वजह से जो है झाग बनना शुरू हो गया। और वो झाग क्या करता है, वो जो और पार्टिकल्स होते हैं उनको टॉप ऊपर लेके आ जाता है, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे की लेयर में, वो नीचे की लेयर में रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। जनरल आइडिया मिल गया होगा किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे पीबीएस, एचजीएस, गैलेना, सिनेबार जिसे हम बोलते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रोसेस भी हम पे इम्प्योरिटी को हटाने का, वो है लीचिंग, जिसे हम बोलते हैं केमिकल सेपरेशन। तो ये प्रोसेस बेस्ड होता है और गैंग की केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब और गैंग में से कोई एक जो है वो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएजेंट के प्रति क्या हो, रिएक्टिव हो, और दूसरा उसके प्रति रिएक्टिव ना हो, ठीक है। जैसे दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, एक ये है एक ये है, पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक केमिकल रिएजेंट डालेंगे यहाँ पे, और रिएजेंट क्या करेगा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अगर एक के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको अलग कर देगा। अब जो बचा है दोनों अलग हो गए, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों फिर से अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो और है उसको हम रिएजेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, और वो इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, छोड़ देता है। जैसे और है उसको हम क्या करेंगे, सुटेबल एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए एक पाउडर्ड और है एक कंटेनर में, हमने क्या किया, उसमें एसिड या बेस वगैरह मिला दिया। अब जैसे ही उसमें एसिड या बेस मिला तो उस एसिड और बेस ने क्या किया, और के साथ रिएक्ट करके और पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, अपने अंदर मिला लिया, और गैंग पार्टिकल्स को बाहर की तरफ छोड़ दिया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से हम उस और पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं और गैंग पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, एक इमेजिनेशन पे ही बेस्ड मेथड है। एक्चुअल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इमेजिनेशन के थ्रू ही समझना है किस तरह से प्रोसेस होता होगा। चलिए, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन के बारे में तो पढ़ लिया कि कैसे हम किसी और में से इम्प्यूरिटी को हटाते हैं। अब इम्प्यूरिटी हट चुकी है, अब हमारे पास सिंपल और है, ठीक है। अब जब सिंपल और हमारे पास है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, ट्रीटमेंट के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है वो जो प्योर और हमें मिली है उस प्योर और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप होता है उस ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ और इनटू ऑक्साइड। कैसे करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। फिर क्या है, जो हमें ऑक्साइड मिली है उस ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे मेटल में। अब रिडक्शन करने के क्या क्या तरीके हैं, रिडक्शन करने के तरीके हैं। पहला तरीका है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे रिडक्शन करेंगे, जैसे हमारे पास मोल्टन क्लोराइड है, NaCl लिक्विड स्टेट में है, हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ये ब्रेक हो गया Na+ और Cl- में। Na+ कैथोड पे जाएगा, Cl- एनोड पे जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल हमें यहाँ से मिल गया। तो हमने देखी ये जो इसकी क्लोराइड थी, इससे हमने सोडियम मेटल को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ करते हैं तो कार्बन क्या करता है, उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन अगर हम कार्बन के साथ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो ध्यान रखना है, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं और उसे मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्लियर हुआ। अच्छा, जब हम यहाँ पे ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म यूज होती है फ्लक्स। क्या टर्म यूज होती है, फ्लक्स। जैसे लास्ट उसमें कंसंट्रेशन में हम इसके बारे में बात करना शायद स्किप कर गए कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो और में से इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। फ्लक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स।
एसिडिक फ्लक्स जो होता है वो बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। किसे रिमूव करने के लिए यूज होता है? बेसिक इंप्योरिटी को। और जो बेसिक फ्लक्स होता है वो एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिक इंप्योरिटी है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसे अगर रिमूव करना है तो एसिडिक फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। तो एसिडिक फ्लक्स हमारे पास होता है सिलिका, SiO2। तो जब हम इसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो एक स्लैग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लैग, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, ये एक स्लैग है, ठीक है। और अगर हम बेसिक फ्लक्स की बात करें तो बेसिक फ्लक्स को हम यूज करते हैं एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो एसिडिक इंप्योरिटी मान लीजिए SiO2 हो गया, तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? CaCO3, बेसिक फ्लक्स। तो ध्यान रखना है, फ्लक्स एक सब्सटेंस होता है जिसे हम और में मिलाते हैं टू रिमूव इंप्योरिटी। दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए यूज होता है, और बेसिक फ्लक्स एसिडिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएं तो वो भी उसका मेटल ऑक्साइड क्या कर देती है? रिडक्शन कर देती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है PbO, लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम CO के साथ करा दें तो ये देती है हमें Pb प्लस CO2। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर हम CO के साथ करा दें तो ये हमें देगी जिंक प्लस CO2, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पे जो जिंक मिलेगा हमें प्योर जिंक मिलता है। जैसे Fe2O3 दे रखा है, इसका रिएक्शन हमने CO के साथ कराया, ये हमें देगी Fe प्लस CO2, ये ध्यान रखना है। तो ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और फिर उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देना है मेटल में। तो और को मेटल ऑक्साइड में रिडक्शन कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोसेस पता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। और मेटल ऑक्साइड को अगर मेटल में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, सेकंड हमने पढ़ा स्मेल्टिंग, एंड थर्ड हमने पढ़ा रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हुआ? और भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हो सकता है कहीं पूछे जाएं। जैसे है रिडक्शन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने से भी हम क्या करते हैं? ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सिल्वर, मरकरी के केस में क्या होता है, अगर हम मरकरी ऑक्साइड को डायरेक्ट अगर हीट करते हैं तो ये मेटल दे देता है हमें, मरकरी मेटल, ठीक है। एक होता है हमारे पास रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर की मदद से भी रिडक्शन हम कर सकते हैं। एल्यूमिनियम भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो जाता है। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है या मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2, इसका रिडक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो ये हमें Mn दे देता है, मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ ओर के बारे में कि ओर को मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं उस मेटल को प्योर कैसे करेंगे, ठीक है, प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्योर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं उस मेटल को प्योर स्टेट में लाने के लिए। पहला हमारे पास आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन देखो मैं समझाता हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। डिस्टिलेशन प्रोसेस बेस्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। जैसे कुछ लो बॉइलिंग मेटल होते हैं, जैसे जिंक हो गया, मरकरी हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ से हम इम्प्योर मेटल को वेपराइज करा देते हैं। कैसे करते हैं? मैं एक सिंपल सेटअप दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास इम्प्योर मेटल है। क्या है? इम्प्योर मेटल। तो ये इम्प्योर मेटल है। हम क्या करेंगे? इसको हीट करना शुरू करेंगे इम्प्योर मेटल को। अब ये मेथड तब यूज होता है जब जो मेटल को जिसे हमें प्योर करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कम हो। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये मेटल क्या होगा? इम्प्योर मेटल वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो इम्प्योरिटी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना है, ये तब मेथड तभी यूज होगा जब उस प्योर मेटल और उस इम्प्योरिटी के बीच में, मतलब फाइनल टच दे रहे हैं हम यहाँ पे मेटल को बिल्कुल प्योर करने के लिए। तो उस प्योर मेटल और उस इम्प्योरिटी के बीच में जो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, जो होना चाहिए उसके बीच में गैप होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम होना चाहिए। अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो दूसरे का क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर प्योर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए ताकि वो भी मेल्ट ना हो जाए, और वाइस वर्सा, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो, या बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस इम्प्योर मेटल को हीट वेपराइज करेंगे, ठीक है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्योर मेटल है यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कम है, तो वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इस तरह से मूव करेगा यहाँ पे। और ये है हमारे पास कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर है तो ये वापस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। ये है हमारे पास प्योर मेटल, ठीक है।
और लास्ट में यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे इम्प्योर मेटल बच जाता है। क्यों? सिर्फ इम्प्योरिटी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, वो वेपराइज में कन्वर्ट नहीं हुई है तो वो वहीं पे रह गई। लेकिन जो मेटल था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वो फिर से यहाँ पे कंडेंसर की मदद से लिक्विड फॉर्म में आके प्योर हो गया। तो यहाँ पे हमें मेटल क्या हुआ, प्योर स्टेट में मिल गया। तो ये होता है डिस्टिलेशन। अगला होता है लिक्वेशन। लिक्वेशन भी बहुत सिंपल मेथड है। लिक्वेशन में हम क्या करते हैं, लिक्वेशन में हम तब यूज करते हैं इसे जब मेटल्स जो है वो मेटल का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, और इम्प्यूरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हीट करते हैं मतलब ये सरफेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीटअप रहेगा, ये सरफेस हीटअप रहेगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं इम्प्योर मेटल को। किसे डालेंगे, इम्प्योर मेटल को। तो जब हम इम्प्योर मेटल को डालेंगे तो ये सरफेस बहुत ज़्यादा हीटअप है, तो जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, प्योर मेटल का कम है, तो वो प्योर मेटल मेल्ट होता रहेगा और नीचे इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, तो वो इम्प्योरिटी मेल्ट होगी नहीं और वो यहीं पे एज इट इज रखी रहेगी। लेकिन जो प्योर मेटल है वो मेल्ट होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने प्योर मेटल को इम्प्योरिटी से अलग कर दिया। तो ये मेथड तभी यूज होता है जब मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एसोसिएटेड विद इम्प्योरिटी हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोई ऐसा मेटल हमें प्योरीफाई करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, और उसमें जो इम्प्योरिटी मिली हुई है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं लिक्वेशन मेथड को। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो लो मेल्टिंग मेटल होता है, जैसे लेड वगैरह हो गए, टिन वगैरह हो गए, इनको हम मेल्ट करते हैं स्लोपी सरफेस में। इस तरीके से जो मेटल है वो हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटी से क्या होता है, अलग हो जाता है। एक और मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि इम्प्योर मेटल में हम करंट पास करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। आयंस में ब्रेक होगा तो एक पार्ट जाएगा, प्योर पार्ट चल जाएगा कैथोड पे, और जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट जाएगा वो एनोड पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले NaCl का एग्जांपल लें, NaCl में से हमें क्या करना है, सोडियम निकालना है। तो हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर देंगे तो ये Na+ और Cl- इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, एक जाएगा कैथोड पे, एक जाएगा एनोड पे। तो कैथोड पे हमें क्या होगा, प्योर सोडियम मिल जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है हमारे पास मेटलर्जी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी प्रोसेस को समझने में, बिकॉज यहाँ पे हम करके नहीं दिखा सकते वीडियो में कि एग्जैक्टली ये किस तरह से काम कर रहा होगा। हमें एक 3D इमेजिनेशन लेके चलनी होगी, यहाँ पे अपनी सोच में, दिमाग में लेके चलना होगा कि किस तरह से एक्चुअल में ये प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है।